हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर में हम सिलेबस को जब आगे बढ़ा रहे हैं तो इस नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं जल प्रबंध। आपके सिलेबस में ये जो टॉपिक है, मैं एक बार सिलेबस को रीड आउट कर देता हूँ। सिलेबस में क्या पॉइंट किस नाम से दिया गया है। सिलेबस में ये नाम दिया गया है जल विभाजन के आधार पर, ये दिया गया है शस्य उत्पादन से संबंधित जल उपयोग क्षमता, सिंचाई कार्यक्रम के मानदंड, सिंचाई जल की अपवाह हानि को कम करने की विधि तथा साधन, ड्रिप तथा छिड़काव द्वारा सिंचाई, जलाक्रांत भूमि से जल का निकास, सिंचाई जल की गुणवत्ता इत्यादि ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, इन सिलेबस को पढ़ने के लिए हम जब इन टॉपिक को पढ़ने का हम शुरुआत करते हैं तो उसके पहले हमें कुछ जल प्रबंध से संबंधित टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इन टर्मिनोलॉजी के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। तो इन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है मैट्रिक पोटेंशियल। मैट्रिक पोटेंशियल पहला टर्म जो है। यहां पोटेंशियल शब्द का मतलब है विभव। भौतिकी में जैसे आपने विभव और विभवांतर शब्द सुना, उसी प्रकार से यहां भी हम विभव शब्दावली से या विभव शब्द से हम क्या होंगे, रूबरू होंगे, परिचित रहेंगे इस पर। विभव क्या है? विभव सामान्य देखा जाए, सामान्य यांत्रिक शब्दावली में या मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करते हैं तो विभव का तात्पर्य होता है दो बिंदुओं पर दाब का अंतर। जैसे जल में जब विभव होता है तब वो प्रवाहित होता है। जल का प्रवाह कब होगा? जब एक स्थान पर वाटर पर प्रेशर अधिक है और दूसरे स्थान पर प्रेशर कम रहेगा, तो वाटर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया पर क्या है, फ्लो होगा। इसका मतलब यह है कि दोनों स्थान पर प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए, या हम ये कहें दोनों स्थान पर विभव में अंतर होना चाहिए, तब जल प्रवाहित होता है। तो यही जल का जो विभव होता है, यह विभव जब सामान्य स्थान पर होता है, जब मिट्टी के सतह के ऊपर में रहता है, और मिट्टी के सतह के ऊपर में जैसे कि ये सतह है हमारे पास, अब इस सतह में बिल्कुल ऐसे करके ये डैम बना दिया गया है और ये सामान्य खेत है, और यहाँ से बीच से क्या कर दिया गया है, इधर किसी स्थान से ये चैनल गेट बना के इसमें से पानी को इस तरीके से नीचे बहाया जा रहा है। तो ये जो हिस्सा है ये हमारा उच्च विभव कहलाता है, उच्च विभव है। और ये हिस्सा हमारे पास कौन सा होता है, निम्न विभव का हिस्सा है। तो पानी हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही क्या होता है, प्रवाहित होता है। ये जल का विभव है सामान्य सी बात में। मगर मैट्रिक पोटेंशियल किसे कहेंगे? मैट्रिक पोटेंशियल का मतलब है वह विभव जिससे जल मृदा के कण से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और मृदा के कण में वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं। सरफेस के ऊपर मूवमेंट करते हैं तो सामान्यतः वो वाटर पोटेंशियल है, जल विभव होता है। लेकिन मृदा के कण में, मृदा कण के मध्य जो जल का बहाव होता है, जल का बहाव, ये किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं हम लोग मैट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। मैट्रिक पोटेंशियल या जो रहता है वो क्या है, मिट्टी के कण के मध्य जल जिस विभव से जुड़ा रहता है, एवं वो मिट्टी के कण में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस दाब के कारण मूवमेंट करता है, वही मूवमेंट हमारे किस नाम से जाना जाता है, मैट्रिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। तो मैट्रिक पोटेंशियल का बहुत सामान्य से परिभाषा लिख सकते हैं, मृदा कण से संबंधित जल विभव, ये जो होता है ये किस नाम से जाना जाता है, मैट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसी प्रकार पोटेंशियल में अब और क्या क्या पॉइंट होता है। मैट्रिक पोटेंशियल हो गया, ये मृदा के ठोस कण से जुड़ा हुआ हिस्सा है, मृदा ठोस कण की बात करें। दूसरा जो बात होता है वो है कैपिलरी पोटेंशियल। कैपिलरी पोटेंशियल, कैपिलरी पोटेंशियल क्या होता है, मिट्टी के अंदर में जो गैप होते हैं, वो गैप बहुत ही महीन होते, बहुत ही पतले रहते हैं, माइक्रोमीटर मिलीमीटर के रेंज पे होते हैं। तो उन गैप में भी क्या होता है, पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, खासकर ऊपर से नीचे गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट मूवमेंट करता है। तो वो जो मूवमेंट हो रहा है वहाँ भी जल का एक विभव एग्जिस्ट कर रहा है, वाटर का पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, या दाब में अंतर वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है।
तो वो कैपिलरी पोजीशन पर या कैपिलरी पॉइंट पर जब एग्जिस्ट करता है तो उसी को क्या बोला जाता है, कैपिलरी पोटेंशियल कहते हैं। तो ये कैपिलरी पोटेंशियल जो है सामान्यतः ये मान लो कि ये मिट्टी है। अब मिट्टी के अंदर में क्या रहता है कि ये इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे पतले पतले क्या रहते हैं, ऐसे मिट्टी में देखा जाए तो ये इस प्रकार से ये ऐसे पतले पतले ऐसे करके छिद्र छिद्र टाइप के रहते हैं। ये इस प्रकार के बिल्कुल बहुत महीन ऐसे छिद्र रहते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। तो ये जो बहुत पतले जो छिद्र हैं इसमें मिट्टी में जो जल है, ये जल इसमें इस निम्न ये लोअर एरिया से अपर एरिया की ओर जब क्या करता है, मूवमेंट करता है कैपिलरी एक्शन के कारण। तो ये मूवमेंट कर रहा है, किसके कारण किया, कैपिलरी एक्शन के कारण किया। मगर जल कब मूवमेंट करेगा, जब विभव में अंतर होगा। इसका मतलब यह है कि इन स्थान पर जल का उच्च विभव है, इस स्थान पर जल का निम्न विभव है और जल का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। तो इस प्रकार के विभव को किस नाम से जाना जाता है, कैपिलरी पोटेंशियल कहते हैं, कैपिलरी विभव के नाम से जाना जाता है। अर्थात जल में वह विभव जिसके कारण वो कैपिलरी एक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है, वो कैपिलरी पोटेंशियल कहलाता है। देखिए ये सब जो छोटे छोटे जो शब्दावली है इसलिए हम पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इन शब्दावली के डेफिनेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तब कहीं जाकर हम सिलेबस में जितने पॉइंट्स दिए गए हैं जल और सिंचाई से संबंधित उन बातों को हम समझ पाएंगे। तीसरा जो आता है गुरुत्व विभव, थर्ड जो पॉइंट है वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या रहता है कि इसी मिट्टी में जब छिद्र का आकार इस प्रकार से बड़ा होगा तो ऊपर से जल जो रहेंगे वो क्या होगा, बिल्कुल ऐसे इसमें नीचे गिरना चालू हो जाएगा। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी ओर नीचे की ओर खींच रहा है। तो इसमें भी तो क्या हुआ, वाटर का मूवमेंट हो रहा है। तो वाटर का मूवमेंट मिट्टी में, यदि वाटर का मूवमेंट होना उसी को हमें देखना है। अब वाटर का मूवमेंट कैसे भी हो सकता है, वाटर का मूवमेंट नीचे से ऊपर जा सकता है तो कैपिलरी विभव के कारण हुआ। इसके ठोस कण में मिट्टी के साथ जल रह सकता है तो मैट्रिक पोटेंशियल के कारण है। मिट्टी में यदि छिद्र बड़ा है तो जल ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो सकता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कारण हो सकता है। तो ये जो पोटेंशियल होता है इस पोटेंशियल को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। तो अभी देखिए, अभी जल के प्रवाह को हमने दो रूप से देखा। जल के प्रवाह को दो रूप में कैसे देखा, नीचे से ऊपर की ओर जल का मोशन को देखा और ऊपर से नीचे की ओर जल के मोशन को देखा। मगर जल का मोशन तो हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टली कैसे होगा, हॉरिजॉन्टली जो होता है जल का मोशन, तो ये जैसे मिट्टी है, अब मिट्टी के यदि इस बीच में इस प्रकार से ऐसे करके नाली बना दिया गया है, अब इस नाली में जो जल प्रवाहित हो रहा है तो वो मिट्टी में हॉरिजॉन्टली इस प्रकार से क्या होता है, सीपेज करता है, रिसाव जिसे हम कहते हैं। आप देखेंगे जहाँ कहीं भी नाली बहता है तो नाली के आसपास की जो मिट्टी रहती है उसी लेवल का वो मिट्टी भी गीला हो चुका रहता है। तो वो गीला किसके कारण होता है, वहाँ भी एक विभव एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है तो हाई पोटेंशियल है और इधर सूखे क्षेत्र में पानी की मात्रा कम है तो लो पोटेंशियल है। तो मिट्टी में ही क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल पर वाटर का जो फ्लो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सीपेज के नाम से जानते हैं। इस सीपेज को हिंदी में कहा जाता है रिसाव। इसके पश्चात मिट्टी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कारण, मिट्टी में पानी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कारण ऊपर से नीचे की ओर आता है। ऊपर से नीचे की ओर जब पानी का बहाव है, और ये पानी का बहाव मिट्टी दो प्रकार के, सैचुरेटेड सॉइल है और अनसैचुरेटेड सॉइल है। तो जब ये पानी का बहाव ऊपर से नीचे की ओर ही हो, और ऊपर से नीचे की ओर ये बहाव जब सेचुरेटेड सॉइल पर होगा, ये सॉइल दोनों दो प्रकार के हो सकते हैं, सेचुरेटेड सॉइल हो सकता है और ये क्या हो सकता है हम लोगों का, अनसेचुरेटेड सॉइल हो सकता है। तो जब सेचुरेटेड सॉइल में होगा तो सेचुरेटेड सॉइल में जब पानी का बहाव ऊपर से नीचे की ओर होता है तो इसको बोला जाता है परकोलेशन, ये कहलाता है परकोलेशन। मगर यही यदि ये अनसेचुरेटेड सॉइल में होगा तो हम इसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। यदि वो अनसेचुरेटेड सॉइल में है तो ये किस नाम से जाना जाता है, इनफिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। बस इस बात को ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कारण पानी का बहाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। अब ये पानी का बहाव ऊपर से नीचे की ओर दो प्रकार के सॉइल में होगा। यदि वह सेचुरेटेड सॉइल में होता है तो हम उसे परकोलेशन के नाम से जानते हैं, और यदि वह अनसेचुरेटेड सॉइल में होता है तो हम उसे इनफिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए, ये सब क्या है, छोटे छोटे शब्दावली है। इन शब्दावली को हमें ध्यान देना है, इसको याद रखना है। फिर एक आता है लीचिंग, सातवां बिंदु है लीचिंग। लीचिंग को हिंदी में कहा जाता है निक्षालन। निक्षालन का मतलब क्या होता है, पानी जब ऊपर से नीचे की ओर जाता है तो पोषक तत्व को अपने साथ नीचे लेकर चले जाता है। तो पोषक तत्व या लवण का जल के साथ
जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाना। मतलब देखिए क्या होता है कि जब मिट्टी में कोई पौधे हम उगाते हैं तो उस स्थिति पर मृदा का जो सरफेस है, मिट्टी का जो सतह है, उस सतह से कुछ नीचे तक जड़ का फैलाव होता है। तो जल के द्वारा, देखिए ये हम लोगों का सरफेस है, सॉइल सरफेस। अब ये पौधा है, इसका जो जड़ है मिट्टी में, इसने नीचे तक क्या है फैला हुआ है, ये इस तरीके से। अब पानी का बहाव बिल्कुल ऐसे नीचे की ओर होता है, चाहे वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण हो, चाहे वो मैट्रिक पोटेंशियल हो, चाहे परकोलेशन या इन्फिल्ट्रेशन, जो भी विधि के कारण है। तो ये जो पानी का बहाव होता है, तो ये सरफेस से जितने भी प्रकार के सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, इन न्यूट्रिएंट को क्या है अपने साथ बहाकर अपने साथ साथ वो कहाँ ले जाता है, मिट्टी के नीचे ले जाता है। मिट्टी के नीचे यदि सतह से इस बिंदु तक लाएगा, जो जड़ का हिस्सा है, तो इस बिंदु तक लाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी सॉल्ट है, न्यूट्रिएंट है, उसको जड़ के सहायता से पौधे क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। मगर वो कंडीशन क्या होगा, जब ये जड़ वाला जो रीजन है, इस रीजन से भी जब वो उसको नीचे लेकर चले जाता है, तो इस स्थिति में अर्थात जल के द्वारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एग्जिस्ट करने के कारण परकोलेशन या इन्फिल्ट्रेशन जब प्रोसेस होता है, अर्थात पानी नीचे जब जाता है, तो वो पानी अपने साथ में सॉल्ट और न्यूट्रिएंट को मिट्टी की सतह से जड़ क्षेत्र से भी नीचे लेकर जब चले जाता है, तो जड़ क्षेत्र से नीचे ले जाने का जो कंडीशन होता है, जिससे कि अब वो सॉल्ट और न्यूट्रिएंट इस पौधे के लिए उपलब्ध नहीं रह पाएंगे, यही प्रक्रिया निक्षालन या लीचिंग के नाम से जाना जाता है। वेरी सिंपल सा पॉइंट था कि लीचिंग क्या होता है या निक्षालन क्या होता है। इसके पश्चात अब हम ये बात करते हैं, ऊपर हमने देखा मैट्रिक पोटेंशियल के बारे में। मैट्रिक पोटेंशियल में एक शब्द बोला गया है कि मृदा ठोस कण से संबंधित जल विभव, अर्थात जल के जो कण है मृदा के ठोस कण में किस पोटेंशियल से क्या है अटैच्ड है, जुड़े हुए हैं, वो इस कण के साथ में जल के या वाटर के जो पार्टिकल है अटैच रहते हैं। तो वाटर का पार्टिकल जो अटैच है वो अटैच रहते हैं किसी एक विशेष फोर्स से, तो उस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीएफ के नाम से। जैसे आप देखेंगे एसिड बेस का जब पढ़े थे तो हम पीएच पढ़े थे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसे हम कहते थे। इसी प्रकार ये पीएफ जो है, पीएफ का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ फोर्स, पोटेंशियल ऑफ फोर्स के नाम से जाना जाता है। पोटेंशियल ऑफ फोर्स मतलब ये फोर्स क्या है, जिस बल से जल मृदा कण से जुड़े हुए हों, तो उसी बल का जो पावर होता है या पोटेंशियल होता है, हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात मृदा नम है, मिट्टी में मॉइस्चर कंटेंट है, इसका तात्पर्य है कि जल के अणु मिट्टी के अणु के साथ में उपस्थित हैं। तो जब जल के अणु मिट्टी के अणु के साथ उपस्थित होंगे तो किसी न किसी एक बल के साथ वो जुड़े हुए रहेंगे, कोई ना कोई एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, जिस फोर्स के कारण वो जल के अणु जो है वो मृदा के कण के साथ अटैच होंगे। उसी फोर्स का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो निकालते हैं, वो किससे निकाला जाता है, इस टर्म से निकाला जाता है, पीएफ से निकाला जाता है। तो जिस प्रकार से किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के कारण वह अम्लीय है या क्षारीय है, इसको पता करने के लिए हम पीएच का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से मृदा के कण में जल की कितनी मात्रा मौजूद है, कितना मॉइस्चर है, कितना कंटेंट है, कितना नमी है, और वो जल के कण उस मिट्टी के कण से कितने प्रेशर से बंधे हुए, कितने फोर्स से जुड़े हुए हैं, उसको ज्ञात करने के लिए किस चीज की सहायता ली जाती है, पीएफ की सहायता ली जाती है। पीएफ को बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ फोर्स, या कुछ जगह पर पोटेंज ऑफ फोर्स से भी इसको क्या किया गया है, पोटेंज ऑफ फोर्स भी इसको बताया जाता है। अब ये जो पोटेंज ऑफ फोर्स जो होता है, पोटेंज ऑफ फोर्स का
मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या होता है, तो इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप इस प्रकार से है। तो देखिए कैसे हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एक डिवाइस होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या रहता है कि ये इस प्रकार से एक पॉट है जिसमें हमने पानी को भरा हुआ है, और इस पॉट में जब हम क्या करते हैं, कोई टेस्ट ट्यूब को जब रखते हैं इस प्रकार से, जब कभी भी आप कोई भी टेस्ट ट्यूब को जब रखेंगे यहां, ये एक पतले से टेस्ट ट्यूब को क्या किया जाता है, इस पर ऐसे डिप करके रखा जाता है। तो क्या देखने को मिलता है कि इस टेस्ट ट्यूब में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण इधर ऊपर से क्या लगता है, इधर से वायुमंडलीय दाब इस पर लग रहा है। उस वायुमंडलीय दाब के कारण ये जल जो है इसके ऊपर में चढ़ना चालू कर देता है। तो ये एक ऊंचाई तक क्या होता है, चढ़ता है। ये जो ऊंचाई रहता है, ये ऊंचाई कितना रहता है, इस ऊंचाई का वैल्यू आता है 76 mm। इस 76 mm जो रहता है, इसी जो प्रेशर होता है, अर्थात वायुमंडल ने इस जल के ऊपर उतना प्रेशर लगाया जिसके कारण ये जल इस ट्यूब के अंदर ऊपर की ओर चढ़ना चालू कर दिया। और ये इसका जो रीडिंग आता है, वो रीडिंग कितना आता है हम लोगों का 76, ये दिस इज 76 यस ओके mm। ये जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो प्रेशर है हम लोगों का, सॉरी इसको 76 mm नहीं होता, ये 76 cm होता है। 76 सेंटीमीटर के हाइट तक ये चढ़ता है। इसी प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक बोला जाता है। अब समझिए कि जब इसमें प्रेशर के वैल्यू को बढ़ाएंगे, अर्थात फोर्स को बढ़ाएंगे, तो ये जो हाइट है इस वाटर लेवल से और अत्यधिक हाइट तक क्या होगा, ये बढ़ सकता है। यदि टेस्ट ट्यूब का हाइट को हम काफी ऊंचा रखेंगे तो ये जो जितना प्रेशर बढ़ते जाएगा वाटर सरफेस के ऊपर, वाटर जो है उतनी ऊंचाई तक ऊपर बढ़ते जाएगा। तो जितनी ऊंचाई तक वो ऊपर बढ़ता है, उस ऊंचाई को हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैनोमीटर में h जो होता है, ये क्या है, हाइट है, हाइट ऑफ वाटर एक्सटेंडेड एबव इट्स सरफेस। इसका मतलब यह है कि अपने ये जल का ये जो सतह है, इस सतह से कितना ऊपर तक ये पानी जो है ऊपर चढ़ रहा है। 1 एटमॉस्फेरिक में प्रेशर में तो 76 सेंटीमीटर तक चढ़ता है, मगर यदि प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तब तो ये और ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। तो कितने ऊपर तक गया, मान लो कि h हाइट तक गया। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, PF का वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं, देयरफॉर ये जो PF कैलकुलेट किया जाता है, कितने के बराबर होता है, log बेस 10 h के बराबर होता है। यहाँ H का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नहीं है, यहाँ H का तात्पर्य होता है कि कितनी ऊंचाई तक वो ऊपर बढ़ा। अब देखिए सपोज दैट, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यदि एग्जांपल ले लिया मैंने कि यदि PF का वैल्यू क्या हो गया हम लोगों का 2 हो गया, तो इसका मतलब H का वैल्यू क्या हो गया 10 टू द पावर 2। 10 टू द पावर 2 का मतलब कितना हो गया 100, अर्थात ये इसका तात्पर्य है 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है, यदि PF का वैल्यू 2 है, इसका मतलब यह है कि किसी मिट्टी में यदि पोटेंशियल फोर्स का वैल्यू 2 दे रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उस मिट्टी के कण से जल कितने फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है कि एक परख नली पर, ये एक ऐसा परख नली हमने लिया और इस परख नली पर 100 सेंटीमीटर ऊंचाई तक हमने क्या कर फिलअप कर दिया है, पानी को भर दिया है। तो इस पानी के बिल्कुल ये सरफेस पर जितना जो फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, अर्थात इतनी ऊंचाई के कारण जितना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है इस पॉइंट पर, उतने ही बल के साथ में जल के जो कण है वो किससे जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हैं। मान लेते हैं यहीं पर PF के वैल्यू को 3 ले लिया, तो H का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 मतलब कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर। मतलब इस स्थिति में यदि PF का वैल्यू 3 है, मतलब जल के अणु मिट्टी के साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्या है जुड़े हुए हैं, तो ऐसे सिचुएशन पे, ऐसे स्थिति पे
जब ये रहेगा तो इसका तात्पर्य है कि सामान्य जल सतह के ऊपर 1000 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला जो कॉलम है उसमें जितना पानी भरा है, उस पानी के कारण उसके लोअर सरफेस पर जितना प्रेशर क्या हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है, उतने फोर्स से वो क्या है, जुड़ा हुआ है। तो पीएफ का मतलब यही रहता है। पीएफ क्या है, वास्तव में एक ऐसी क्वांटिटी को बता रहा है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि जल मिट्टी के कण के साथ कितने बल के साथ जुड़ा हुआ है उसको ये बताता है। और उस बल की गणना, उस प्रेशर की गणना या उस विभव की गणना, अर्थात मैट्रिक पोटेंशियल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो उसकी गणना हम किससे करते हैं, इस सेंटीमीटर कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद जल को लेकर दो प्रकार के यूनिट क्या होते हैं, प्रचलित है। एक है क्यूमेक और एक है क्यूसेक। क्यूमेक और क्यूसेक ये दो हमारे पास छोटे छोटे यूनिट होते हैं। इन दोनों यूनिट को हम यहाँ लिखते हैं। एक यूनिट है क्यूमेक, CUMEC, इसका मतलब होता है क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड, इसका मीनिंग है। एवं क्यूसेक, CUSEC, इसका मतलब होता है क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड। क्यूबिक का मतलब हो गया, क्यूबिक मीटर का मतलब क्या हो गया कि मीटर क्यूब, अर्थात ये वॉल्यूम को बता रहा है। तो एक सेकंड में उतना वॉल्यूम क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है। और क्यूसेक का मतलब होता है कि फीट के आधार पर वॉल्यूम निकाल रहा है, क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड। हम जैसे सुनते हैं जब बरसात का सीजन होता है तो बरसात के सीजन में हमें सामान्यतः ये शब्द सुनने को मिलता है कि बांध से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो वो क्यूसेक पानी जो छोड़ा जा रहा है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीजेस पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो वो वॉल्यूम किसके आधार पर निकाला जाता है, मीटर या सेंटीमीटर स्केल पर ना निकाल कर उसको किस में निकाला जा रहा है, फीट में निकाला जा रहा है। तो क्यूसेक का मतलब होता है कि फीट क्यूब प्रति सेकेंड, अर्थात फीट के रूप में वॉल्यूम को निकाला गया। अब ये वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्या है, ये तो गणितीय टर्मिनोलॉजी है। मीटर क्यूब मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को मीटर में लिए। फीट क्यूब का मतलब है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को हमने फीट में लिया। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद आता है मॉइस्चर इक्विवेलेंट, एक नया टॉपिक। इस पर ऊपर के 3-4 बिंदु को हम रफ करते हैं। अब ये आप देखेंगे अगला जो पॉइंट है, अगला जो कंटेंट है, वो अगला कंटेंट क्या कहता है, मॉइस्चर इक्विवेलेंट। ये क्या है, ये क्या होता है जल को लेकर। तो 9वां बिंदु आएगा, ये 9th पॉइंट। 9th पॉइंट है मॉइस्चर इक्विवेलेंट। मॉइस्चर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि मिट्टी के साथ में मृदा में जो मैट्रिक पोटेंशियल होता है उसके कारण जल के कण उससे बंधे हुए रहते हैं। अब यदि जिस बल से जल मिट्टी के कण से बंधे हुए हैं, यदि उतना ही बल अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तो वो जल जो है, वो जल के जो कण हैं, वाटर के जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, वो मृदा के कण को छोड़कर बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब मिट्टी में जल की क्या होते जा रही है, कमी होते जा रही है। तो कितना बल लगाया जाता है कि जितने गुरुत्व बल होता है, जैसे देखिए कि ये मिट्टी का कण है। अब इस मिट्टी के कण में ये लाल रंग से मैंने क्या चीज बना दिया, पानी के जो कण है उसको क्या किया गया है, ये अटैच्ड है। अब ये पानी के कण उससे अटैच्ड है तो मैट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन सब से जुड़े हुए हैं। अब इस पर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा बल होता है जो हमेशा बाहर की ओर लगता है। तो जब ये बल हम लगाएंगे तो क्या होगा, ये जितने भी ये जो कण हैं, ये कण क्या होंगे, ये पानी के जो कण हैं, ये पानी के कण इससे क्या होंगे, दूर जाएंगे। तो पानी के कण इस सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण इस प्रकार से क्या होंगे, बाहर स्प्रेड आउट होना चालू हो जाएंगे। ये बिल्कुल किस प्रकार की पद्धति है, जैसे कि
दूध में हम जब इस प्रकार से सेंट्रीफ्यूगल मशीन लगाकर या सामान्यतः मथानी से जब इस प्रकार से दही में जब हम ये करते हैं तो क्या होता है, इस प्रोसेस से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स के कारण दही में मौजूद जितने भी जो क्रीम होते हैं वो सब किनारे क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। मतलब वो जो छोटे छोटे जो कण रहते हैं क्रीम के, मक्खन का, वो क्या हो जाता है, पूरा किनारे सेपरेट हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, किसी चीज को दूर फेंकने का काम करता है। एक दूसरा उदाहरण लो, गीला कपड़ा होता है और उस गीले कपड़े को, जैसे ये गीला कपड़ा मैंने लिया, अब ये कपड़ा गीला है, इस कपड़ा को सुखाना है, तो इसको सुखाने के लिए हम इस प्रकार से क्या करते हैं, ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसे झटकार रहे हैं हम इसको, ऐसे स्प्रेड कर रहे हैं, थ्रो अवे कर रहे हैं। इससे क्या होता है, जब आप देखेंगे इसमें मौजूद जो पानी के पार्टिकल हो क्या होता है, फव्वारा बनकर बाहर निकलता है। तो ये जो मैं ऐसे घुमा रहा हूं ये सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल जो प्रोसेस हो रहा है यहां, तो सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस का तात्पर्य होता है कि इसमें मौजूद जो जल के कण है उनको क्या करना, बाहर निकाल देना। तो कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया जाता है, 1000 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का 1000 गुना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब लगाया जाता है, और कब तक लगाएंगे हम, 30 मिनट तक। इस बल को कब तक लगाएंगे, 30 मिनट तक, आधे घंटे तक। उसके पश्चात हम देखेंगे कि उस मिट्टी में अभी भी कितना मॉइस्चर बचा हुआ है। तो किसी भी गीली मिट्टी पर 1000 गुना ग्रेविटेशनल फोर्स का 1000 गुना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब लगाते हैं, कितने समय के लिए, 30 मिनट के लिए। उसके पश्चात उसमें बचे हुई मॉइस्चर की मात्रा को ही मॉइस्चर इक्विवेलेंट कहते हैं। इतना करने के बाद भी जो रिमेनिंग मॉइस्चर जो होगा, उस रिमेनिंग मॉइस्चर को ही किस नाम से जाना जाता है, मॉइस्चर इक्विवेलेंट के नाम से जाना जाता है। तो मॉइस्चर इक्विवेलेंट का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, मृदा में उपस्थित जल के कण को दूर हटाने के लिए हम उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं आधे घंटे तक। उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का 1000 गुना होना चाहिए। और उसके पश्चात जब हम देखेंगे कि उसमें कितना मॉइस्चर बचा हुआ है, तो वही मॉइस्चर का अमाउंट किस नाम से जाना जाता है, मॉइस्चर इक्विवेलेंट के नाम से जाना जाता है। अब मॉइस्चर इक्विवेलेंट का 3 कंडीशन है कि हमने इससे पहले भी फील्ड कैपेसिटी और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा हुआ है, इसे पिछले जो टॉपिक्स थे उनमें। तो फील्ड कैपेसिटी का वैल्यू, अलग अलग प्रकार का सॉइल होता है, टेक्सचर्ड सॉइल है, टेक्सचर्ड सॉइल के लिए क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी का वैल्यू बराबर होता है किसके, मॉइस्चर इक्विवेलेंट के। लेकिन यही चीज जब ये सैंडी सॉइल की बात करेंगे, अर्थात रेतीली भूमि की, तो रेतीली भूमि के लिए फील्ड कोफिशिएंट का वैल्यू ग्रेटर होता है किससे, मॉइस्चर इक्विवेलेंट से। और तीसरा है क्लेई सॉइल, मतलब क्ले वाला जो सॉइल होता है, क्लेई सॉइल के लिए क्या होता है, फील्ड कोफिशिएंट का वैल्यू लेस देन होता है किससे, मॉइस्चर इक्विवेलेंट से। तो इन टॉपिक से ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो बताया जा रहा है, इस पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बहुत ही साधारण संदर्भ में प्रश्न को पूछा जा सकता है, टेक्सचर्ड सॉइल के लिए फील्ड कोफिशिएंट का वैल्यू मॉइस्चर इक्विवेलेंट से क्या होता है संबंध। तो पहले आपको मॉइस्चर इक्विवेलेंट का फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए, देन ओनली आप जाकर अलग अलग सॉइल के लिए इन चीजों को क्या कर पाओगे, कंपेयर कर पाओगे। तो ये जो है ये मॉइस्चर इक्विवेलेंट के बारे में बात हुई। अब मॉइस्चर इक्विवेलेंट के बाद एक चीज आता है विल्टिंग कोफिशिएंट। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, इट इज अबाउट विल्टिंग कोफिशिएंट, म्लानी गुणांक। तो विल्टिंग कोफिशिएंट जो है बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। दसवां नंबर है विल्टिंग कोफिशिएंट, हिंदी में बोला जाता है म्लानी गुणांक। ये कैसे निकाला जाता है, मॉइस्चर इक्विवेलेंट जो है उसका 1.8 जो वैल्यू होता है, ये हम लोगों को किस नाम से जाना जाता है, विल्टिंग कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। या इसी को हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट अपॉन 0.6 सेट करते हैं तो भी ये वैल्यू अपने को फाइंड आउट हो जाता है। ये सिंपल एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, हो सकता है इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाए एग्जाम पर, तो हमें ये चीज पता होना चाहिए।
अब इसके बाद आता है अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये हम लोगों का, अच्छा, मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए आ सकता है 11वां बिंदु, मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकाला जाता है? मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये किसके बराबर होता है? मॉइस्चर कंटेंट इनटू बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी किसके? सॉइल का। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। तो मॉइस्चर कंटेंट ये परसेंटेज बाय वेट होता है। तो परसेंटेज बाय वेट इनटू बल्क डेंसिटी कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज बाय वॉल्यूम अपने को पता चल जाता है। तो हो सकता है इस फॉर्मूले से रिलेटेड भी एक आध प्रश्न आपको दे दिया जाए। अब इसके पश्चात अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक आता है कि मृदा नमी की माप। मिट्टी में जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को हम मेज़र कैसे करेंगे? तो उसको मेज़र करने के लिए दो प्रकार की मेथड है। एक है डायरेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष विधि है। हमें अभी काफ़ी सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज को ही देखना है, टर्मिनोलॉजी समझना है, और इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को आपको देखते हुए चलेंगे आप। तो मृदा नमी की माप हेडिंग आप डालेंगे, और ये है मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। तो मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंटेंट में ये है प्रत्यक्ष विधि, ग्रेविटेशनल मेथड और इंफ्रारेड मेथड। मॉइस्चर कंटेंट मेजरमेंट। तो पहला होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में पहला हिस्सा है ग्रेविमेट्रिक मेथड बोलते हैं इसको, ग्रेविमेट्रिक मेथड है, और दूसरा जो होता है उसका नाम है इंफ्रारेड मॉइस्चर बैलेंस मेथड। इंफ्रारेड मॉइस्चर बैलेंस मेथड। अब ग्रेविमेट्रिक मेथड में क्या होता है कि पहले मिट्टी का हमने एक सैंपल लिया, मिट्टी के सैंपल का हमने वजन किया, और वजन करने के बाद उस मिट्टी को पहले हमने क्या लिया? ग्रेविमेट्रिक मेथड में क्या होता है? पहले हमने सॉइल लिया, सॉइल को क्या कर दिया? उसका वेट निकाल लिया। अब उसके बाद क्या किया? सॉइल को 100 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, सुखा दिया, और उसके बाद पुनः उसका फिर क्या किया? वेट लिया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस हम लेंगे, सॉइल वेट बिफोर हीटिंग माइनस सॉइल वेट आफ्टर हीटिंग। तो ये जो कंटेंट है सॉइल वेट बिफोर हीटिंग माइनस सॉइल वेट आफ्टर हीटिंग, इससे हम निकालते हैं मॉइस्चर कंटेंट को। अप्रत्यक्ष इंफ्रारेड विधि में क्या हो जाता है? मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं, इसको सुखाने के लिए इंफ्रारेड लैंप का यूज़ करते हैं, और सेम मेथड यूज़ किया जाता है पुनः। तो ये इंफ्रारेड मॉइस्चर कंटेंट मेथड है। जैसे इसमें हम नॉर्मल क्या करते हैं? धूप दिखा के गर्म करते हैं या आग लगा के गर्म करते हैं, इसमें इंफ्रारेड से उसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। अप्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? अप्रत्यक्ष विधि है मिट्टी को देखकर, छूकर उसमें नमी का पता लगाया जाता है। एक होता है आर्द्रता तनाव मापी आया जाता है, टेंसियोमीटर जिसे कहते हैं, उससे उपयोग किया जाता है। तो इनडायरेक्ट जो मेथड है हमारे पास में मॉइस्चर कंटेंट का मेज़र करने का, तो मॉइस्चर कंटेंट का मेज़र करने के इनडायरेक्ट मेथड में पहला नंबर है कि मिट्टी को छूकर किया जाता है, दूसरा है टेंसियोमीटर के प्रयोग से, और एक तीसरा विधि है, ये सामान्यतः बहुत कम प्रचलित होता है, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड बोला जाता है इसको, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे करके क्या किया जाता है? मॉइस्चर जो कंटेंट है उस मॉइस्चर कंटेंट को मेज़र किया जाता है। अब ये सब होने के पश्चात
जो महत्वपूर्ण बात है हमारे सिलेबस में, अब वो टॉपिक आता है जल उपयोग दक्षता। तो वाटर यूज इफिशियंसी, असिंचित क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता, एवं जितने भी सिंचाई के अलग अलग विधि हैं और इनमें फिर से जो टर्मिनोलॉजीज हैं, तो इन सब टर्मिनोलॉजीज को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।